हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आज के इस वेबिनार का टॉपिक है कि जो नीट पीजी का जो रिजल्ट आया उसके बाद जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा जा रहा था, एमसीसी का, ऑल इंडिया काउंसलिंग का। उस पर जो स्टे ऑर्डर आ गया है, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कोटा जो आया है, जो नया इम्प्लीमेंट हुआ है, उस पर जो एससी का स्टे ऑर्डर आया है उसके ऊपर बात करेंगे पहला। सेकंड टॉपिक ये देखेंगे हम कि जो नीट पीजी की जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो एमसीसी की वेबसाइट पे जो पोस्ट हुई थी, जो पब्लिश हुई है, Power उसमें बहुत on. सारी। You've plugged into Nirvana. Your हेलो। device is ready to pair. हेलो। हाँ। जो नीट पीजी की जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट रिलीज हुई थी, उसमें बहुत सारी क्वांटिटी जो है स्टेटमेंट है उस नीट पीजी के अंदर। उसमें सही स्टेटमेंट क्या है वो देखेंगे उसके बाद। और तीसरी बात ये देखेंगे कि महाराष्ट्र स्टेट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑलरेडी अभी होल्ड पे है, और ऑल इंडिया का काउंसलिंग प्रोसेस जो होल्ड पे है, इससे बात करेंगे। और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर लेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन में जिसको मैं नेम के साथ में जिसके नाम नेम लूंगा मैं, वही अपने आप को अनम्यूट करेगा और क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन जो रहेगा वो क्या मिल रहा है, क्या मिलने वाला है, उस पर नहीं रहने वाला है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन जो रहने वाला है आपको पूछना रहेगा कि काउंसलिंग के अंदर क्या डिफिकल्टी आपको आ रही है, काउंसलिंग को समझ में नहीं आया है आपको, चाहे ऑल इंडिया काउंसलिंग हो या महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग है, उसी बारे में पूछना है आपको। क्या आपका रैंक है और आपको कौन सी ब्रांच मिलने वाली है। आज के वेबिनार में हम ये डिस्कस नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि एससी का जो डिसीजन है वो क्या आ सकता है। अभी आप लोग सबको पता है कि 28 को अभी हियरिंग होने वाली है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको रुका दिया है। केस क्या था ये पहले ये देखते हैं। केस ये था कि जब ईडब्ल्यूएस कोटा और ओबीसी कोटा जो ऑल इंडिया में आया है, अभी इंट्रा पे जो इंट्रा एमसीसी पे जो सीट मैट्रिक्स आई जिसपे सबको पैनिक हो गया था कि 27% ईडब्ल्यूएस कोटा आ गया था और 10% ईडब्ल्यूएस कोटा आ गया था। जबकि ईडब्ल्यूएस जो कोटा था वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहले ही कहा था कि वो जो है सब्जेक्ट टू सीट इंक्रीज। अगर वो सीट इंक्रीज करते हैं, 25% सीट इंक्रीज करते हैं, तो वो जाके ईडब्ल्यूएस कोटा को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये इनके वर्डिंग थे ये। तो ऐसा कुछ दिखने में नहीं आया है। सीट मैट्रिक्स आने के बाद मालूम पड़ रहा है कि सेम सीट रह रही है जो लास्ट ईयर सीट थी। और सेकेंड राउंड में सीट अगर बढ़ती भी है तो इतनी ज्यादा सीटें नहीं बढ़ने वाली, हार्डली 2000 से लेकर 2500 सीटें हमारे पास बढ़ रही है। तो ये ईडब्ल्यूएस कोटा कैसा आ रहा है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये डिबेट है कि ईडब्ल्यूएस कोटा की जो उन्होंने इनकम क्राइटेरिया डाले वो 8 लाख रुपीज, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लिया हुआ है। और पेटिशनर ने ये फाइल किया था कि 50% जो कैप है, सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% कैप लगाया था टोटल रिजर्वेशन का, वो एक्सीड कर रहा है। तो इस सब बातों पे मतलब कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में पेटिशनर गए, उन्होंने ये डाउट उठाया। मगर अनफॉर्चुनेटली मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने ये सब मामले को लिया ही नहीं। कोर्ट अभी क्या देख रहा है मालूम आपको? कोर्ट ये देख रहा है कि जो इनकम क्राइटेरिया है 8 लाख रुपीज, वो क्यों है। वो कोर्ट पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहा है? गवर्नमेंट से कि आपने ईडब्ल्यूएस का इतना ज्यादा इनकम क्राइटेरिया क्यों रखा है। इसमें तो अपना थोड़े मतलब के क्रीमी वाले भी आ जाएंगे। तो ये पूछ रहा है कोर्ट, उसको ईडब्ल्यूएस कोटे को कट करने की बात नहीं कर रहा है। और पेटिशनर के जो वकील भी है वो ये आर्ग्यूमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि ये एक्सीड कर दिया है। एक्सीड करने के बाद भी सीट इंक्रीज नहीं हुई प्रोपोर्शनली, और उसके बाद भी ईडब्ल्यूएस कोटा इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ओबीसी कोटा तो ऑल इंडिया के अंदर आ ही गया, ऐसे समझ लो। मतलब ओबीसी कोटा पे अभी बात नहीं चल रही है, बात जो चल रही है वो ईडब्ल्यूएस कोटा पे बात चल रही है कि ईडब्ल्यूएस कोटा है उसकी जो इनकम लिमिट, अगर इनकम रेट कम भी कर देंगे तो उससे कुछ हमारे को फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस कोटा आएगा तो सीटें तो ईडब्ल्यूएस वालों को रह आएगी ना। सिर्फ इसमें ये रहेगा कि लोग मैनिपुलेट करके कम इनकम सर्टिफिकेट बना लेंगे जैसे पहले बनाया करते थे। अब कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि 50% से जो एक्सीड हुई है लिमिट रिजर्वेशन की, वो पहली बात तो क्यों हुई। और अगर हो भी रही है तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि सीट एक्सीड करेंगे 25%, वो सीट एक्सीड नहीं हुई है। तो ये दोनों मामले कोर्ट नहीं देख रहा है। मुझको लगता है कि ये एक दो हियरिंग में केस खत्म हो जाएगा, और माइट भी ये मेरा मानना है कि ये दोनों कोटे जो है मोस्ट प्रोबेबली ऑल इंडिया काउंसिलिंग में आ जाएंगे। मतलब ओबीसी भी आ जाएगा और ईडब्ल्यूएस कोटा भी आ जाएगा। हो सकता है, माइट भी पॉसिबल हो कि वापिस अगर पेटिशनर्स पे अगर आर्ग्यूमेंट करेंगे तो जहां पे सीट इंक्रीज नहीं हुई है वहां पे नहीं आएंगे। बाकी जहां पे सीट प्रोपोर्शनली इंक्रीज किए थे, जैसे महाराष्ट्र वगैरह स्टेट में किए थे उन्होंने, तो वहां पे ईडब्ल्यूएस कोटा आ जाएगा और ओबीसी कोटा भी आ रहा है। पहला हमने ये पॉइंट को क्लियर कर दिया वेबिनार के अंदर। मगर इसकी वजह से ये नहीं है कि पैनिक होने की जरूरत है कि ओपन पूरा खत्म हो जाएगा, ओपन के बाद सीटें नहीं बचेगी। मैं बता रहा हूँ, इससे पहले भी महाराष्ट्र काउंसिलिंग की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ज्यादा रिजर्वेशन है वहां भी काउंसिलिंग, तमिलनाडु वगैरह के अंदर भी, वहां की भी बात कर रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र के अंदर तो लास्ट ईयर भी 60% के
महाराष्ट्र काउंसिलिंग के अंदर लास्ट टाइम पे मराठा कोटा था और उसके बाद ईडब्ल्यूएस कोटा था, तो टोटल रिजर्वेशन यहाँ पे 72% था और 28% जो था सिर्फ ओपन को था। तो वहां भी इतना ज्यादा डिफरेंस ड्रास्टिकली नहीं आया है, तो इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं। हाँ, फर्क जरूर पड़ेगा। अब जो ओबीसी वाले हैं, जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, मगर ओपन पूरा खत्म हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। तो पहला पैनिक मत होइएगा प्लीज आप लोग। अब उस पर बाद में डिबेट करेंगे हम, हमारा ये डिबेट करने का टॉपिक नहीं है कि ये एक्सीड क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि डिसीजन क्या आ सकता है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है आज वेबिनार का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नीट पीजी की जो ब्रोचर उन्होंने जो रिलीज किया हुआ है, उस पर इतनी ज्यादा कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट क्यों है। उसकी वजह से मुझको फोन कॉल आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं, कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर ये जो मॉप अप रन होने वाला है, क्योंकि कई जगह उन्होंने मेंशन किया है, मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके सारी चीजें दिखाता हूं मैं कि उन्होंने कहाँ कहाँ की मिस्टेक की है, कहाँ क्या कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट डाली हुई है, वो सारी चीज दिखा रहा हूँ, जिसकी वजह से कैंडिडेट कंफ्यूज है। और उसकी रियल मीनिंग क्या है ये आपको पता चल जाएगा आज कि उसकी रियल मीनिंग क्या आने वाली है, जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये काउंसलिंग कैसे होने वाली है। मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, एक मिनट। हेलो, आपको स्क्रीन शेयर दिख रहा है? यस सर, हेलो, दिख रहा है। हाँ चलिए, यस सर। अच्छी बात है। हाँ, अभी हम ये देखते हैं कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट जो है वो कौन कौन से पेज पे है और कहाँ कहाँ है। पेज नंबर अभी 12 पे आते हैं। पहला हम सबसे पहला जो पेज नंबर 12 पे आते हैं, जो स्टेटमेंट आ रही है। हाँ, the mop-up round, third round is conducted online only for the deemed and center university, as MCC has been instructed with the responsibility of conducting 12 online counseling of the 100% सीट। बराबर। सबसे पहला तो ये यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं वो लोग, डीम जब यूनिवर्सिटी का आ रहा है, चैप्टर आ रहा है, कि जो मॉपअप राउंड होने वाला है वो किसका होने वाला है, डीम और सेंटर यूनिवर्सिटी का होने वाला है। इस पे वो लोग डीएनबी को मेंशन नहीं कर रहे हैं। मगर आप जब ये पेज को आगे जाएंगे, आप पेज नंबर 26 पे जाएंगे आप, सेम। हाँ, जब चैप्टर आता है 7 चैप्टर डिप्लोमा टू नेशनल बोर्ड आता है, इसमें क्लियरली मेंशन की है, देयर विल बी 4 राउंड ऑफ काउंसलिंग, दैट इज राउंड 1, राउंड 2 एंड एआईक्यू मॉप अप राउंड एंड स्टे वैकेंसी राउंड। तो ये जो स्टेटमेंट एक जगह आ रहा है कि जो मॉप अप राउंड होने वाला है वो सिर्फ डीम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का होने वाला है, और एक जगह स्टेटमेंट इनका आ रहा है कि जो जो मॉप अप राउंड होने वाला है उसमें नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जाम में डीएनबी की जो कोर्सेस है वो भी साथ में है। तो इसका क्या मतलब है कि ये रहेगा कि नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मॉप अप राउंड होने वाला है, ये स्टेटमेंट जो आप ऐसा देखिए कि जो मॉप अप राउंड होने वाला है उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी रहेगी, डीम यूनिवर्सिटी भी रहेगी और डीएनबी भी रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि डीम यूनिवर्सिटी का मॉप अप राउंड नहीं होएगा। डीएनबी के वहां पे 3 राउंड होंगे, तीनों ऑनलाइन होने वाले हैं। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मॉपअप जो होएगा वो भी ऑनलाइन होएगा। उसके बाद भी अगर कोई सीट वेकेंट रहेगी तो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट को सरेंडर हो जाएगी, और डीएनबी की अगर सीट वेकेंट रहेगी तो एनडीए को सरेंडर हो जाएगी। आपको इन पर्सन जाके दिल्ली में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना रहेगा। तो ये एक कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट जो थी, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया हूँ। हाँ, अब उसके बाद जो पेज नंबर हम 13 पे आते हैं, उस पर एक और कॉन्ट्रेडिक्ट स्टेटमेंट आ रही है, 13 नंबर पेज नंबर पे आ रही है। हाँ, देखिए एनआरआई का जो अपनी कैटेगरी जो इंडियन से एनआरआई कन्वर्ट करते हैं, ये स्टेटमेंट उनके लिए आ रही है कि कैंडिडेट क्लेमिंग रिजर्वेशन अंडर एनआरआई कोटा विल नॉट बी एबल टू क्लेम रिजर्वेशन स्टेटस अंडर एनी अदर कोटा, दैट इज जैन माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी, एनी अदर कोटा। तो कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि अगर हम अपनी कैटेगरी को कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर एनआरआई में कन्वर्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह के स्पॉन्सर के मेल करके, तो क्या हम सिर्फ एनआरआई में सीट ले सकते हैं। ये स्टेटमेंट से तो लिख रहा ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है एनी अदर कोटा। तो वो मिसगाइड हो रहे हैं कि एनी अदर कोटा में तो सारी चीजें आ गई, सब आ गया, ऑल इंडिया कोटा भी आ गया, डीम यूनिवर्सिटी भी आ गया, डीएनबी भी आ गया। तो ऐसा हो सकता है क्या। मगर यही अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे, इसी के सामने जो स्टेटमेंट देखेंगे आप पेज नंबर 52 पे, हाँ,
पेज नंबर एफएक्यू जो चालू होता है, एफएक्यू नंबर 65 में उन्होंने लिखा वेदर एनआरए कैटेगरी कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट एज वेल। तो यहाँ लिखा हुआ यस द एनआरए कैटेगरी कैंडिडेट आर एलिजिबल फॉर मैनेजमेंट कोटा सीट एज वेल। द सीट विल बी अलॉटेड टू द कैंडिडेट इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस और चॉइस फिल्ड बाय द कैंडिडेट एज पर मेरिट ओनली। तो इसका मतलब क्या होता है, जो पहले वाली स्टेटमेंट थी वो स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई अपनी कैटेगरी को एनआरए कन्वर्ट करता है तो एमएम कोटा जो होता है, मुस्लिम माइनॉरिटी जो कोटा होता है, उसमें सीट नहीं ले सकता है। उसके बाद जो जेएम कोटा, जैन माइनॉरिटी कोटा होता है, उसमें सीट नहीं ले सकता है। और जो दूसरे बेनिफिट होते हैं ना, उसका बेनिफिट ले नहीं सकता रिजर्वेशन का। मगर वो जो डीम यूनिवर्सिटी में एमएनजी सीट होती है ना, मतलब देखो डीम के अंदर दो ही सीट होती है, एक तो होती है मेरिट एंड पेड सीट जिसको हम एमएनजी सीट बोलते हैं, मैनेजमेंट कोटा मतलब मेरिट एंड पेड सीट बोलते हैं जिसको हम, बराबर। और दूसरा होता है एनआरए कोटा। 85% जो डीम यूनिवर्सिटी की सीट रहती है वो एमएनजी रहती है और 15% जो सीट होती है वो एनआरए में रहती है। तो एनआरए वाले एमएनजी के अंदर भी सीट ले सकते हैं। इसका ये मतलब निकलता है, क्योंकि पहला स्टेटमेंट जो कह रहा था कि वो अदर कोटा में बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, वो स्टेटमेंट आप ऐसा मत ले लीजिएगा, वो स्टेटमेंट को ऐसी तरह लीजिएगा। अब पेज नंबर 26 पे आते हैं हम। हाँ, देखिए पेज नंबर 26 के ऊपर वापस से एक क्वांटिटी की स्टेटमेंट आ रही है। सॉरी, पेज नंबर 26 हमने देख लिया, पेज नंबर 29 पे आते हैं हम। हाँ, देखिए पेज नंबर 29 के अंदर मॉपअप के बारे में वापस से कह रहे हैं वो कि मॉपअप क्या है। मॉपअप ओनली फॉर डीम एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ भी उन्होंने पर्पसली मेंशन किया है इस चीज को। मगर पर्पसली मेंशन किया है, ये मतलब मैं यही बोल रहा हूँ कि देखिए डीएनबी पहली बार आया था, ये इन्फॉर्मेशन बुकलेट जो लास्ट ईयर की सेम टू सेम उन्होंने कॉपी करके डाला हुआ है। बहुत से पॉइंट्स को लोगों ने डालना भूल गया है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मॉपअप राउंड के अंदर डीएनबी आएगा, 100% डीएनबी की सीटें रहने वाली है। तो ये स्टेटमेंट से आप मिसगाइड मत होइएगा कि डीएनबी नहीं आने वाला है मॉपअप राउंड के अंदर। अब पेज नंबर 31 पे वापिस अब जाते हैं। एक चार्ट दिया हुआ है पेज नंबर 31 के ऊपर, ये देखिए काउंसलिंग स्टेजेस दिया हुआ है। राउंड 1 में दिया है कि स्टेज में दिया है डीन और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे उन्होंने डीएनबी मेंशन ही नहीं किया हुआ है। तो क्या राउंड 1 के अंदर डीएनबी नहीं रहने वाला है? ऐसा नहीं है, राउंड 1 में भी डीएनबी आप चॉइस में डाल सकते हो। राउंड 2 में भी आपको डीम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिखा रहा है यहाँ पे। और राउंड 3 में भी आपको यहाँ पे राउंड 2 के बाद गवर्नमेंट सीट वापिस सरेंडर हो जाएगी रिस्पेक्टिव स्टेट को, वो उसका क्लेमिंग कर रहा है। और राउंड जो 3 होता है मॉपअप राउंड होता है, वो सिर्फ डीम और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बता रहा है, और उसके बाद फिर स्टे वैकेंसी बता रहा है ये। मगर आप जब नीचे जाएंगे टेबल के बाद, तो ये देखो काउंसलिंग प्रोसेस पे एफएक्यू के अंदर क्लियरली मेंशन किया हुआ है राउंड 1 के अंदर कौन कौन सी स्टेट कौन कौन सी कॉलेज आ रही है। एआईक्यू आ रही है, डीम यूनिवर्सिटी आ रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आ रही है, और इंस्टीट्यूट ऑफ डीएनबी मतलब डीएनबी भी आ रहा है। अब बात यह आती है कि डीएनबी आ रहा है तो डीएनबी के डिप्लोमा भी आ रहे हैं कि नहीं के साथ में यहाँ पे। इसमें कहीं भी डीएनबी के डिप्लोमा के बारे में मेंशन नहीं है। मगर जब डीएनबी की बात करती है गवर्नमेंट, और डीएनबी पोस्ट डिप्लोमा भी आ जाता है उसके अंदर, डीएनबी कोर्सेज की बात करती है, तो मोस्ट मेरा ऐसा ख्याल है मोस्ट प्रोबेबली डीएनबी डिप्लोमा भी साथ में आपको सीट मैट्रिक्स में देखने मिलेगा, जैसे एमडीएमएस के डिप्लोमा मिलते हैं। तो आप डीएनबी डिप्लोमा को भी चॉइस में डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले जो हमने पेज में देखा था 29 में, उसी का क्वांटिटी आपको 32 पेज नंबर 31 में देखा था, 32 में दिख रहा है कि डीएनबी भी रहने वाला है इसके अंदर, बराबर। मॉपअप राउंड के अंदर भी यहाँ पे क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो आप ये मिसगाइड मत होना कि स्टेटमेंट कहीं कहीं आपको सिर्फ मॉपअप राउंड जो सेंट्रल और डीम यूनिवर्सिटी का बता रहा है, तो आप इसे मिसगाइड मत होइएगा कि डीएनबी है कि नहीं है। और एनआरआई कोडी का भी आप मिसगाइड मत होइएगा। एक और यहाँ पे एक टेबल और भी है यहाँ पे 35 जो नंबर का टेबल आ रहा है यहाँ पे, उसके बारे में बहुत से क्वेश्चन है, मुझको बहुत से कैंडिडेट क्वेश्चन पूछे हुए हैं। हाँ, व्हाट आर द वेरियस फीस टू बी पेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे भी डीएनबी का मेंशन नहीं किया हुआ है उन्होंने।
तो बहुत से कैंडिडेट मिसगाइड हो रहे हैं कि अगर हम 25,000 रुपीज सिक्योरिटी पे करते हैं और अगर 1,000 रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं तो उसमें डीएनबी इंक्लूड है क्या, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, मगर यहाँ पे डीएनबी इंक्लूड है। डीएनबी के अलग से आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नहीं करना है और रजिस्ट्रेशन अलग से नहीं करना है। तो इसके लिए भी बहुत से कॉल आए थे मुझको और बहुत से कैंडिडेट पूछ रहे थे क्या डीएनबी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना है या अलग से कोई पोर्टल रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, डीएनबी इसके अंदर उन्होंने मेंशन करना भूल गया हुआ है और डीएनबी इसमें रहेगा। 25,000 के साथ में आपको डीएनबी भी आने वाला है। और अगर आप 5,000 रजिस्ट्रेशन फीस भरते हैं और 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट भरते हैं तो डीएनबी, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और आर्म फोर्स ये सब इंक्लूड हो जाएगा उसके अंदर। पेज नंबर 46 पे भी एक चार्ट है इनके पास। यहाँ पे फिर उन्होंने मेंशन किया है कि कौन एलिजिबल रहेगा मॉपअप राउंड के अंदर। तो यहाँ पे भी उन्होंने पर्पस मतलब एक बाय मिस्टेक इन्होंने डीएनबी को मेंशन नहीं किया है कि डीएनबी कैंडिडेट एलिजिबल है कि नहीं मॉपअप राउंड के अंदर। अगर वो डीएनबी की सीट को छोड़ देते हैं तो मॉपअप राउंड के अंदर जाके सीट को क्लेम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो मेंशन नहीं किया हुआ है। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि मॉपअप राउंड के लिए कौन कौन एलिजिबल रहने वाला है। जिनको फर्स्ट राउंड में सीट मिली और वो सीट को जाके अगर छोड़ दिया तो वो भी एलिजिबल है, उनको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिसको सेकंड राउंड में सीट मिली और सीट को जाके नहीं लिया वो भी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल है, मगर उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड वाले का सेक्रेटरी डिपॉजिट रिटर्न आएगा, सेकंड वाले ने जिसको सीट अलॉट दी वो सीट को जाके छोड़ दिया उसका सेक्रेटरी डिपॉजिट नहीं आएगा। और आप मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉपअप राउंड के अंदर जो भी सीट रहेगी आप उस सीट को क्लेम कर सकते हैं। मॉपअप राउंड ऑनलाइन होने वाला है, तो यहाँ पे भी उन्होंने एक क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है। तो ये सारे जो मतलब मैंने इसके ताल्लुक से मतलब जो मुझको अभी फिलहाल फाइंडिंग मिली है कि जो स्टेटमेंट जो इनकी कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट थी मैंने आपको सामने चीजें वहां पे दिया हूँ। हाँ, और एक और बात बताने जा रहा हूँ कि लास्ट ईयर रूल था कि अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होती है आपको, फर्स्ट राउंड में, आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। फर्स्ट राउंड में कोई आपको सीट अलॉट होती है, अगर आप वो अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होती है और वो आप जाके फर्स्ट राउंड कोई सीट को सिक्योर कर लेते हैं, जाके एडमिशन ले लेते हैं और उसके बाद विलिंगनेस टू अपग्रेड के लिए वहां पे बोल के आते हैं कॉलेज के अंदर और सेकंड राउंड में अपग्रेड चॉइस फिल करते हैं आप जाके वहां पे और सेकंड राउंड में आपका अपग्रेड नहीं होता है। तो पहले क्या रूल था कि आप विद इन 2 डेज जाके फर्स्ट राउंड की जो सीट अलाउड हुई थी आपकी अलाउड हुई थी जो आपकी जिसको आपने जाके एडमिशन ले लिया था और आप अपग्रेड के लिए गए थे मगर आपका अपग्रेड नहीं हुआ था तो आप विद इन 2 डेज जाके उस सीट से रिजाइन कर सकते थे और आपको फ्री एग्जिट का बेनिफिट मिलता था। मगर ये साल क्या किया वो इन्होंने, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई सीट अलाउड होती है बराबर और जाके आप एडमिशन ले लेते हो जाके सीट के अंदर और वहां पे सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं होता है आपका तो वो सीट को आप छोड़ नहीं सकते। याद रखिएगा ये एक क्लॉज उन्होंने यहाँ पे चेंज किया है कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होती है। अब इसके लिए ज्यादा कोई क्लेरिफिकेशन उन्होंने किया नहीं है पूरी इंफॉर्मेशन बुकलेट के अंदर, मगर ये भी मेंशन नहीं किया है कि विद इन 2 डेज को रिजाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेल करके इसका क्लेरिफिकेशन मांगना पड़ेगा कि अगर हमने फर्स्ट राउंड में कोई सीट को वहां पर अलॉट हुई और ये काउंसलिंग से पहले पहले आपको ले लेना चाहिए, या तो जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी सीट अलॉटमेंट आ जाएगा तो सीट सिक्योर करने से पहले पहले एमसीसी को आपको मेल करना रहेगा कि इसका क्लेरिफिकेशन दो कि अगर आप फर्स्ट राउंड में कोई सीट लेने जा रहे हो और आप अपग्रेड के लिए गए हैं और आपका अपग्रेड अगर नहीं होता है तो क्या आप वो सीट को रिजाइन कर सकते हो विद इन 2 डेज, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बुकलेट में कहीं भी क्लॉज नहीं मिलता है। तो हो सकता है माइट भी पॉसिबल हो कि आप रिजाइन नहीं कर सके, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा आपको क्योंकि आप पहले राउंड की सीट ले लोगे, सिक्योर कर लोगे और बेटरमेंट अपडेट के लिए जाओगे, बेटरमेंट नहीं हुआ तो आप स्टेट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, हर काउंसलिंग से आप डिबार्ड हो जाओगे। तो इसका आपको एक क्लेरिफिकेशन एमसीसी से लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वो क्लॉज उन्होंने एमसीसी में कहीं भी ये डाला नहीं है कि विद इन 2 डेज आप रिजाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको जो जो लास्ट ईयर के हिसाब से जो चेंजेस थे वो बता दिया मैंने, कॉन्ट्रैक्ट स्टेटमेंट जो थी इन्फॉर्मेशन बुकलेट में वो बता दिया मैंने। अब ये बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को जो थर्ड पॉइंट है हमारा कि ये महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी। अभी तो ऑल इंडिया पे तो होल्ड आ गया है, कोर्ट में केस है, अब कितने दिन हियरिंग चलती है। फर्स्ट हियरिंग में रिजल्ट आता है कि एक दो हियरिंग और होगी और हियरिंग के बाद मैं यही बता रहा हूँ कि अगर ये दोनों वापिस से कोटा आ गया तो जो मैंने पॉइंट बताया हूँ कि सीट एक्सीड हो गई है, सीट बढ़ी नहीं है, तो जाके लोग केस कर सकते हैं। तो ये चीजें होने वाली है इस साल एडमिशन प्रोसेस के अंदर। तो महाराष्ट्र काउंसलिंग कब चालू होने वाली है?
देखिए मेरी महाराष्ट्र काउंसलिंग के अंदर सेट सेल से बात हुई मेरी। उनका कहना है कि महाराष्ट्र काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत लंबा रहता है। पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद यहाँ पे एसएमएल नंबर आता है, एसएमएल नंबर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, एक प्रोविजनल आता था एसएमएल नंबर, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते थे जो अपलोड किया था आपने, क्योंकि महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है, यहाँ पे कोई बाहर वाला अप्लाई नहीं कर सकता है। तो माइट भी पॉसिबल है कि ये शायद पेंडेमिक की वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो, तो इनको एक टाइम लगता है चॉइस फिलिंग से पहले पहले। तो उन्होंने कहा है कि ये वीक के ये मंथ के एंड तक ये प्रोसेस को स्टार्ट कर देंगे महाराष्ट्र का काउंसलिंग का। और रजिस्ट्रेशन अगर आपका चालू हो जाएगा, आपका प्रोसेस चालू हो जाएगा, आपका एसएमएल नंबर आ जाएगा, और आप वहां पे जब फर्स्ट राउंड होएगा, और आप इवन चॉइस फिलिंग भी कर सकते रहेंगे, याद रखिए बात। मगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होएगा, रिजल्ट वहां का जो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट डिक्लेयर होएगा, उसके बाद जब लास्ट डेट खत्म होएगी फर्स्ट राउंड की सीट लेने के बाद, जो लास्ट डेट रहेगी, एंड हो जाएगी फर्स्ट राउंड की सीट, उसी के बाद ये रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। तो ये सारा प्रोसेस जो लोग पहले से करके रखने वाले हैं। तो महाराष्ट्र का प्रोसेस अभी मतलब कि ये मन के एंड तक चालू होने के चांसेस है। उन्होंने बोला है कि हम चालू कर देंगे, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगा, हम इतना वेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट केस का सिर्फ ऑल इंडिया के अंदर होल्ड है, महाराष्ट्र वालों को ऐसा कुछ भी होल्ड नहीं है यहाँ पे जो रिजर्वेशन है, यहाँ पे कोई केसेस वगैरह नहीं है। तो महाराष्ट्र स्टेट का जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें हमारे जो आखिरी जो पॉइंट है उस पर आते हैं, जो डाउट क्लियरेंस का जो पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं। जो भी अपने हैंड रेज करेगा उनका नेम मैं बोलूंगा, और उसको अपना अनम्यूट करना है, और वही क्वेश्चन पूछेगा। अननेसेसरी दूसरे लोग क्वेश्चन मत पूछेगा। जिसका हैंड रेज होगा, जिसका नेम मैं पूछूंगा, वही अपना डाउट पूछ सकता है। और डाउट अभी बता रहा हूं मैं, काउंसलिंग रिलेटेड होना चाहिए आपके। हाँ, आपको क्या रैंक है, क्या मिलने वाला है, उसका मैं आंसर नहीं देने वाला हूँ। मिस्टर ए के अपने आप को म्यूट कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मुझे पूछना था कि वो जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है वो कब लगने वाला है अपने को? हाँ, ये अच्छा बात पूछा आपने। देखिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप अपनी पूरी महाराष्ट्र जैसे एमयूएचएस यूनिवर्सिटी है बराबर, वो चेंज करते हो, और इसके लिए भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, याद रखो बात, पहले मेरी बात को याद रखो आप। कोई कॉलेज आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है, इसके लिए आपका एडमिशन रोकेगा नहीं। कोई रोकेगा, मुझको कंपेयर करो, क्योंकि मैं लास्ट टाइम में भी इतने सारे एडमिशन हुए हैं और बहुत से लोगों का एडमिशन कराया हूँ, किसी को भी कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एडमिशन कैंसिल नहीं किया हुआ है। इवन ट्रांसफर सर्टिफिकेट तो आपका, जिसको हम लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, जो कॉलेज में आपका एडमिशन फाइनल होएगा उसी कॉलेज में वो ट्रांसफर करेंगे आपका, और पहले राउंड के बाद तो कोई करता नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आप दूसरी स्टेट में पार्टिसिपेट करने चाहते हैं तो अभी से निकाल के रख लो, आप माइग्रेट करने जा रहे हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको जब आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा, जब भी आपको कॉलेज व यूनिवर्सिटी के नाम पे, जो कॉलेज जहाँ पे हुआ वहां पे दे देगी आपको। और उसके लिए भी आपको वो लोग टाइम देंगे, 7 डेज का टाइम देंगे एडमिशन होने के बाद भी। हाँ, माइग्रेशन सर्टिफिकेट आप अपनी यूनिवर्सिटी से निकाल सकते हो। आप एमयूएसएस में अगर स्टडी कर रहे हैं तो एमयूएसएस से निकाल सकते हो। डीम में कर रहे हैं तो डीम आपको डायरेक्ट अपनी दे डालेगी आपको। आप जो यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं वहां से आप माइग्रेशन सर्टिफिकेट ले सकते हो। थैंक यू सर। हाँ, हेलो। हेलो। बात पूछिए। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ सर, ये जो भी आपने बताया कि हेलो सर। एमसीसी को देखिए पूछना प्लीज पड़ेगा। मैं जिसका नेम दूंगा वही डालेगा, अपना अपना क्वेश्चन पूछेगा। आप कैरी ऑन, आप पूछिए तो पूछिए। हाँ अच्छा, हेलो ये जो फर्स्ट राउंड में जो अगर एक मिलता है अपने को, एडमिशन मिलता है ऑल इंडिया कोटा में, तो हाँ। आप फ्री एग्जिट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना स्टेट का, जो अभी आपने जो पॉइंट नहीं बताया नहीं, अगर पहले राउंड में अगर एडमिशन मिलता है आपको तो आपको फ्री एग्जिट है। अगर आप वहाँ पे एडमिशन नहीं भी लेते हो तो आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो बराबर, मॉपअप के लिए ऑफिस से रजिस्ट्रेशन करके एलिजिबल हो, और स्टेट काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल हो। हाँ ठीक है, वही अगर नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि वो वहाँ पे अगर नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है। अगर लेंगे तो ही प्रॉब्लम आएगा, अगर लेते हैं वहाँ पे, लेने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। लेने के बाद भी आपको स्टेट में बेटर कॉलेज मिली, आप छोड़ सकते हो। प्लीज अब अगर आप काउंसलिंग को अच्छे से समझ लेंगे ना, अच्छा, तो ये प्रोसेस बहुत आसान है। और अगर नहीं, आप ठीक, फीस समझ गया। निकालते जाएंगे ना तो ये हाँ। प्रोसेस बहुत मुश्किल है। फीस मत निकालो। ठीक है, ओके। हाँ, मिनी गार पूछिए आप। हाँ जी सर, दिस इज मिनीकर सर। हाँ। जैसे अगर स्टेट से पहले एमएस के लिए ट्राई करना है हमें, तो स्टेट के सेकेंड राउंड या मॉपअप तक हम गए, तो हाँ। उसके बाद क्या हम ऑल इंडिया में डीएनबी के लिए फिर से चॉइसेस फिल कर सकते हैं क्या? अभी कौन सी स्टेट की बात करें आप, पहले बताइए। महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र स्टेट में कैसा है, जो रूल्स है ना, जो ज्यादातर लोग अपने रूल को चेंज नहीं करते ऑल इंडिया के हिसाब। ऑल इंडिया हर साल अपने रूल को चेंज करता है।
महाराष्ट्र स्टेट का ये बात अच्छी है कि अपने रूल्स को ज्यादा चेंज नहीं करते वो। महाराष्ट्र स्टेट में अगर आपने फर्स्ट राउंड में कोई सीट ले लिया है आपने, या आपको सेकंड राउंड में कोई सीट मिल गई, आपने अपग्रेड हुआ, सेकंड राउंड में चले गए, मॉप अप से पहले पहले आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट है आप छोड़ सकते हैं। और महाराष्ट्र काउंसलिंग में अगर आपने सीट ले लिया है तो ऑल इंडिया में फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, वहाँ बेटर कॉलेज मिलेगी तो यहाँ से छोड़ के जा सकते हो। ओके कोई सर। टेंशन नहीं है। और प्राइवेट कॉलेज की सीट आप मॉपअप के बाद भी छोड़ सकते हैं विदाउट पेनल्टी, सिर्फ 1500 डिडक्ट होएगा आपका। सर कि मतलब डीएनबी की मॉपअप में फ्रेश चॉइसेस फिल कर सकते हैं ना, मतलब जैसे अगर उससे पहले डीएनबी हाँ के लिए हमने बिल्कुल, अप्लाई अगर ही नहीं आपके किया। पास लास्ट डेट से पहले पहले सीट, यहाँ पे जो लास्ट डेट डिक्लेयर होती है सीट रिजाइन करने की, उससे पहले अगर ऑल इंडिया का मॉपअप होता है तो आप जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। थैंक यू सर। हाँ, डॉक्टर फरीन पूछिए, फरीना सॉरी। सर पिछले साल भी ये 2 दिन का क्लॉज लिखा गया था क्या ब्रोशर में? हाँ बिल्कुल था, मेंशन है, आप जाके एफएक्यू के अंदर जाके देख सकते हैं, मेरे से पास है, मैं आपको दे दूंगा। पिछले साल था, ये साल उन्होंने नहीं लिखा हुआ है। हाँ अच्छा सर, अगर मैं समझो कि मेरा प्राइवेट में लग जा रहा है स्टेट में, हाँ तो मुझे लेकिन अपना ऑल इंडिया काउंसलिंग पे फोकस करना है डीएनबी डिप्लोमा के लिए, तो अगर मैं प्राइवेट नहीं डालूं तो बाद में मैं मॉपअप में अभी अप्लाई नहीं कर पाऊंगी क्या, अगर मुझे ऑल इंडिया में नहीं लगा तो? देखिए, मैं कितनी बार बता चुका हूँ आपको, कितनी बार हर एक को समझा चुका हूँ कि महाराष्ट्र स्टेट में कितनी बार बनना है, एक ही टाइम आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, बाद में कभी चेंज नहीं कर सकते। तो ये आप बात आपके दिमाग में आई कैसे? आप महाराष्ट्र स्टेट में आपको एक बार टाइम मिलेगा तो आपको जो जो कॉलेज डालना है एक ही बार डालना है, बाद में चांस नहीं है। ऑल इंडिया में तो फर्स्ट राउंड में आप चॉइस चेंज कर सकते हो, सेकंड में चेंज कर सकते हो, मॉपअप में चेंज कर सकते हो, बल्कि आपकी जो चॉइसेस फिल की है उन्होंने बैठ हो जाती है पूरी। जैसे ही आपने ओपन करेंगे आपकी कोई चॉइसेस दिखेगी नहीं प्रीवियस, आपको न्यू चॉइस ही फिल करना है। महाराष्ट्र में एक ही बार करना है आपको। महाराष्ट्र में अगर आपने कोई चीज अगर आपको चाहिए था गलती से नहीं डाले, बहुत पछताओगे, याद रखो। हाँ, आखिरी पूछो। हेलो सर, ये जो आपने बताया था सीक्वेंस को लेके, राउंड 1 राउंड 2 में, राउंड 1 ऑल इंडिया, उसके बाद राउंड 1 स्टेट, उसके बाद राउंड 2 ऑल इंडिया, उसके बाद राउंड 2 स्टेट। हाँ बिल्कुल ठीक है ना सर? हाँ तो बिल्कुल, अब जो टाइम लाइन मिलेगी हमारे को राउंड 1 ऑल इंडिया के बाद राउंड 1 स्टेट के लिए, वही पीरियड होगा जिसके अंदर महाराष्ट्र प्लस अदर स्टेट्स आल्सो विल बी अवेलेबल। देखिए, महाराष्ट्र तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहता है ये मामले में कि ऑल इंडिया के पहले राउंड के बाद ही यहाँ पे डिक्लेयर करेगा। हाँ जी सर। अगर बहुत ज्यादा लेट हो जाता है ये कोर्ट केसेस की वजह से, अनफॉर्चुनेटली, हाँ, तो दूसरी स्टेट वाले तो निकाल सकते हैं, महाराष्ट्र भी निकाल सकता है। अच्छा, क्या करेंगे अगर बहुत ही ज्यादा कोर्ट केसेस अगर आप आने लग जाए वहाँ पे मैं सुप्रीम समझ कोर्ट के गया। अंदर, तो क्या करेंगे? तो वहाँ पे तो होल्ड तो वहाँ पे ऑल इंडिया में लगा हुआ है ना, तो ये पूरा काउंसलिंग का भी वो पूरा टैक्टिक ही चेंज हो जाएगी फिर वो। मैं समझ रहा हूँ। हाँ, यही क्वेश्चन मेरा था। सो हाँ, बेसिकली स्टेट्स आर ओपन एंड फ्री टू गो अहेड विद देयर प्रोसेस बोले तो अभी सिलेक्शन लिस्ट निकाल नहीं सकते वो लोग। अच्छा, सिलेक्शन लिस्ट नहीं अगर निकाल ये है कि पाएंगे, बट प्रोसेस बाकी कर प्रोसेस सकते कर हैं, लेंगे। प्रोसेस चालू कर देंगे, जैसे तो तमिलनाडु ने चालू करा हुआ है, पौंडीचेरी ने चालू किया हुआ है ना। हाँ, वैसा सारे पंजाब का आ गया, हरियाणा का आ गया है, ठीक ठीक, वैसे सबका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो अभी रुकेंगे नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, संगीता पूछिए आप। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड सर इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल किसी आई हैव अ ईडब्ल्यूएस फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट, तो मुझे हाँ, ऑल इंडिया में ईडब्ल्यूएस के लिए वापस कोई फॉर्म भरना होता है अलग से? देखो, अगर आपने ऑल इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फिल नहीं किया था तो अभी आप हाँ, ईडब्ल्यूएस आ ही नहीं सकते, वहाँ पे कैटेगरी चेंज नहीं नहीं मैंने होती। ईडब्ल्यूएस फिल किया था, बट तो मैंने वहाँ ऐसे पे क्या, मैं क्या बताते आया हूँ, देखो हाँ देखो, ये काउंसलिंग में अगर आपने मेरे तो पहले से फॉलो करते आएंगे, मैंने पहले ही बताया था कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 2 टाइप का लगता है, एक ऑल इंडिया का अच्छा, अलग होता है, स्टेट का अलग। अगर आपके पास ओके ऑल इंडिया का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है कोई भी स्टेट में चलेगा। हाँ, ओके। और स्टेट का है तो मुझे ऑल इंडिया के लिए क्या करना पड़ेगा बनाने के लिए, बना लाइक? लीजिए आप जाइए तहसीलदार ऑफिस में, बोलिएगा ऑल इंडिया का फॉर्मेट अलग है, मैंने एक आर्टिकल लिखा हूँ मेरी वेबसाइट के ऊपर है, उसमें दोनों फॉर्मेट है, ठीक है सर, तो ये फॉर्मेट मुझे भी मेरे है स्टेट और से दोनों जहां से जीआरपी मेरा कॉपी भी है। तो ये मुझे जहां से मेरे को ईडब्ल्यूएस मिला है उसी स्टेट से बनवाना पड़ेगा हाँ, फॉर उसी ऑल स्टेट के इंडिया? बना लीजिएगा ऑल इंडिया। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, अमोल पूछिए आप। हाँ, अमोल पूछिए आप। चलिए, शुभ पूछिए आप जल्दी। हेलो सर, हाँ, हेलो। आपने बोला था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट अभी निकाल लीजिए, हाँ बट हाँ, एमयूएचएस का माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो प्रोफर्मा है उस हम्म, पर लिखा है कि उस पर जो यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हो रहा
आपका मेंशन देखिए कर अभी रहे हैं मैंने एक तो सर वो कैंडिडेट अभी मैं अभी बता रहा हूँ आपको, सुनिए। आप जाइए कॉलेज में बात कीजिए, कॉलेज वाले बात करेंगे उनसे, वो दे देंगे आपको। ट्रांसफर सर्टिफिकेट कॉलेज एडमिशन के बाद मिलता है आपको। सर अगर आप कॉलेज वालों ने माइग्रेशन लेना सर कॉलेज वालों ने कहा है कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा उसका उधर नाम मेंशन करना है, तो एडमिशन के बाद ही आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। चलेगा बेटा, तुम्हें क्या पहले क्या बताया, मेरी वर्डिंग क्या थे कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये एसेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं है एडमिशन के लिए, पता है ना मैंने बात आपको ये? ओके सर, ओके हाँ, सर, ओके सर। उसके लिए टाइम मिलेगा। उसके लिए आप इतना पैनिक, मैं देख रहा हूँ हर क्वेश्चन मेरे को जो आ रहा है, माइग्रेशन, ट्रांसफर, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सब चीजें कहाँ से आ गई क्या मालूम। ओके सर, आप नो प्रॉब्लम, प्रॉपर, थैंक आपको यू। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत लगेगी क्या? हाँ नहीं सर। हाँ बिल्कुल, वो सब पैनिक मत लो। सब इसेंशियल डॉक्यूमेंट की मैंने पूरी लिस्ट अपने वेबसाइट पे डाला हूँ कि कौन से इसेंशियल डॉक्यूमेंट है, वही लगते हैं। बाकी गैप सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट हो गया, बराबर, कैरेक्टर जी सर्टिफिकेट सर। हो गया, ये सारी चीजों के लिए आपको वो एडमिशन रुकेंगे नहीं, एडमिशन के बाद भी टाइम दे देंगे। जी सर, थैंक यू। हाँ, मुनव्वर खान बात कीजिए, पूछिए आप। हेलो सर, मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और हाँ लास्ट ईयर मैंने इंटर्नशिप कंप्लीट किया एंड फिलहाल मेरे पास डिग्री सर्टिफिकेट है नहीं बिकॉज बॉन्ड कंप्लीट किया नहीं है, तो उसके रिप्लेस में मुझे मतलब इट्स एन एसेंशियल डॉक्यूमेंट, तो कोई भी काउंसिलिंग इवन महाराष्ट्र और ऑल इंडिया कैन बी, मैं कुछ और उसके प्लेस में पासिंग सर्टिफिकेट या कुछ और डाल देखिए सकता अभी हूँ? अगर आप बॉन्ड से क्यों बचना चाहते हैं, पहले मुझको बताइए। आपको अगर इन्होंने ईमानदारी से, महाराष्ट्र स्टेट ने दो मौके देती है आपको, एक इंटर्नशिप के साथ में, एक पोस्ट इंटर्नशिप के साथ में, तो आप क्यों उसको मतलब मिस यूज करना चाहते हैं? इसी वजह से ये प्रॉब्लम आया था। ये प्रॉब्लम को मैंने ही हैंडल किया था, मैंने ही खत्म करवाया था। मतलब क्या ऐसा था कि 2000 जब 18 में ये बॉन्ड लोग ने कंपलसरी कर दिया था, तो मैंने ही केस फाइल करके लड़के खत्म करवाया था। हम लोगों ने प्रॉमिस किए थे कि भाई अभी कोई भी इसको मिस यूज नहीं करेगा, तो आप मिस यूज क्यों करने जा रहे हो? दो आइटम मिला आपको, मिलना था ना। हाँ, अगर आपका दो आइटम में अगर क्लियर नहीं हुआ है तो बॉन्ड करो, या तो बॉन्ड की पेनल्टी पे कर दो आप प्लीज, आप इसके आगे मत पूछेगा। हाँ, चलिए अपना शुभांकर पूछिए। हेलो सर, मुझे पूछना था कि अगर ऑल इंडिया राउंड वन में मुझे एक सीट मिल गई और स्टेट में बेटर सीट मिल रही है मुझे, हाँ बट ऑल इंडिया राउंड का सीट सिक्योर करने के बाद ही स्टेट राउंड शुरू होगा ना, मतलब हाँ पीरियड बिल्कुल के सही बाद? बात है, सही बात है। ऑल इंडिया का तो सिलेक्शन करने के बाद तो ही स्टेट की पहले राउंड की लिस्ट आएगी। हाँ, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर मुझे स्टेट में अच्छी सीट मिल रही है और मैं स्टेट की सीट ले रहा हूँ, तो ऑल इंडिया राउंड वन छोड़ने पर मुझे कुछ पेनाल्टी वगैरह नहीं कुछ पड़ेगी नहीं, क्या? कुछ क्योंकि नहीं, 1 रुपया। देखिए आपकी जो कॉलेज के अंदर, जैसे महाराष्ट्र में कैसा है कि सीट अपग्रेड होती है तो 1500 कट होता है, बराबर। जो कॉलेज में आप जाके सीट लोगे ना, वहां पे उनसे पूछिएगा कि अगर मैं सीट मेरी अपग्रेड होती है या मैं सीट से रिजाइन करता हूँ तो कितने कट करेंगे। हार्डली वो 10,000, 5,000, 1,500 कट करेंगे और आपको आपके डॉक्यूमेंट दे देंगे। तो वहां से आप डॉक्यूमेंट लेके वो पेनल्टी पे करके डीडी से लेके आना और यहाँ पे महाराष्ट्र में एडमिशन ले लेना। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। सना पूछिए, सना कौसर पूछिए क्वेश्चन। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लास्ट ईयर का है, तो अभी न्यू बनाना पड़ेगा या फिर नहीं चल चलेगा, जाएगा? लास्ट ईयर का चल जाएगा, बात हो गई है ओके वो। क्योंकि एक बार जब आपकी कॉलेज रिकग्नाइज है तो वो रिकग्नाइज है ही है, लास्ट ईयर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके। एंड सर, ओबीसी अभी ऑल इंडिया काउंसलिंग में जो रिजर्वेशन आया है, हाँ तो हाँ उसकी वजह से तो बेटर चांस रहेगा ऑल इंडिया में, बट स्टेट में ओबीसी में कोई इफेक्ट आएगा या फिर नहीं? देखिए मैं तो बोलता हूँ अगर जो कैंडिडेट अगर कैटेगरी वाले हैं तो उनको हर जगह अप्लाई, देखिए अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ओबीसी कोटा पहली बार ऑल इंडिया में आ रहा है, क्या इम्पेक्ट करेगा क्या नहीं करेगा। तो मतलब आपको दोनों जगह पे पार्टिसिपेट करना चाहिए और जहाँ पे अच्छी कॉलेज मिले वहां से ले लेना चाहिए। हाँ, बिकॉज सर मैं ऑल इंडिया में कैसे सिलेक्टिव कॉलेज डालने वाली हूँ, आप जैसा बोले थे, तो और बाकी। देखिए मैं क्या बताऊं, क्या फिलअप करना है क्या नहीं करना है उसकी मैं बात नहीं करने वाला हूँ यहाँ। ओके ओके काउंसलिंग का फाइन। पूछिए। हाँ ठीक है सर। थैंक यू सर। चलिए, मतलब मोस्टली क्वेश्चन जो थे डाउट्स वगैरह के थे, डाउट्स हमने जो तो मेन, कोई अगर डाउट अच्छा कोई पूछना चाह रहा तो पूछ सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कीजिए, कोई अगर ऐसा कोई डाउट है वो पूछ सकता है, जो अभी तक कोई डाउट किसी ने पूछा नहीं है। सर हाँ, सर जैसे मॉपअप राउंड्स में स्टेट के हमें अपग्रेडेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं और बाय चांस अपग्रेड नहीं होता है, तो क्या पिछली सीट रिटेन रहेगी कि वो नल एंड वॉइड हो जाएगी? नहीं नहीं, देखिए महाराष्ट्र काउंसिल में कैसा रहता है कि अगर आप जाके कोई सीट को आपको मिलती है
तो वहाँ पे एडमिशन लेते हैं आप। एडमिशन लेने के बाद जब पूछते हैं वहाँ पे कि रिटेंशन फॉर्म फिलअप करना है कि नहीं, तो आप बोलेंगे रिटेंशन फॉर्म फिलअप नहीं करना है, रिटेन नहीं करना है। तो जब तक आपकी सीट अपग्रेड नहीं होगी ना, आपकी सीट आप ही के पास रहने वाली है। हाँ, अगर अपग्रेड होगी तो वो जो सीट थी ना आपकी, वो दूसरे को अलॉट हो जाएगी। तो जब तक अपग्रेड नहीं होती, आपकी सीट आपके हाथ में रहने वाली, कोई टेंशन मत लो। ओके, थैंक यू। हेलो सर। हाँ हेलो सर, गैप सर्टिफिकेट कब बनवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन के पहले बना के रख दिया तो चलेगा क्या? देखिए मैं क्या कहा क्या, ये सब इंस्टीट्यूशन डॉक्यूमेंट नहीं है। गैप सर्टिफिकेट आप एडमिशन जब मिल चुका रहेगा तो 100 रुपीज स्टाम्प पेपर, मैंने फॉर्मेट हर जगह टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ। 100 रुपीज स्टाम्प पेपर पे टाइप कराइए, नोटरी कराइए और पहले बना के रखना, तो पहले बना के रख लीजिए आप। हाँ ओके सर, थैंक यू। सर स्टेट का मॉपअप पहले रहेगा या ऑल इंडिया का मॉपअप ये तो पहले अभी रहेगा? कोर्ट केसेस डिसाइड करेंगे, क्या आप बोलना है अभी। स्टेट में तो कितने कोर्ट केस आएंगे हमको क्या पता। और अभी सर ऑल इंडिया में तो काउंसलिंग चालू नहीं हुई है और कोर्ट केसेस चालू हो गए हैं। और सर एएफएमसी का कॉलेज की सीट के लिए और ऑल इंडिया के अगर डीएनबी के लिए देखना पड़े तो साथ साथ में कर सकते हैं या फिर कुछ उसका लिए अलग प्रोसीजर है? नहीं कुछ नहीं, मैं बताया ना आपको। आप जब रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे ना वहाँ पे, तो आपसे पूछेगा कि आप कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आपको AIQ सेलेक्ट करना है, उसके बाद AIQ सेलेक्ट के सब आ गया। उसके बाद आर्म फोर्स पूछेगा, उसको सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद DNB पूछेगा, वो सेलेक्ट कीजिएगा, बराबर। उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वो सेलेक्ट करेंगे, तो उनको भी वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये सारी सेलेक्ट करेंगे तो 25,000 जनरल को डिपॉजिट है और 1,000 फीस है। और डीम सेलेक्ट करेंगे तो 2 लाख रुपए सेकेंड डिपॉजिट, 5,000 फीस है आप। तो सर क्या मुझे फिर मतलब एयरफोर्स आर्म फोर्सेस का मैंने सुना कि उसमें फिजिकल वो भी देना पड़ता है। आप वहां पे सिर्फ तो क्लिक फिर करना है, वहां पे वो लिस्ट निकालेंगे कि इतने इतने कैंडिडेट ने अप्लाई किया है आर्म फोर्स के लिए। उसके बाद वो लिस्ट जाएगी किधर पे, अपना आर्म फोर्स में पूना के अंदर, वो फिर निकालेंगे और सेलेक्टिव लोगों को बुलाएंगे। और जिनके पास डॉक्यूमेंट रहेंगे, जो फिजिकल फिटनेस में पूरे बराबर उनके क्राइटेरिया फिट आता है, उसी को इन पर्सन राउंड में एडमिशन देंगे। चलिए, हमने ऑल जितने भी हमारे डाउट्स थे हमने पूरे क्लियर कर लिया है। और हाँ पूछिए। हाँ सर, अगर ऑल इंडिया में फर्स्ट राउंड में डीम्ड में एडमिशन मिलता है और बाद में अगर महाराष्ट्र स्टेट में मिलता है तो क्या कर सकते हैं उसमें, अगर हम फर्स्ट राउंड में ले लेते हैं सपोज, तो क्या आप कैंसिल करके यहाँ आ जाइए ना महाराष्ट्र में, क्या प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कुछ नहीं, पेनल्टी है, कुछ भी नहीं है आपको। हाँ ओके सर। सर महाराष्ट्र का डोमिसाइल ऑल इंडिया क्यू में डोमिसाइल एज ए नेशनलिटी प्रूफ यूज कर सकते हैं क्या? क्या पहली बात है, देखिए ऑल इंडिया में डोमिसाइल लगता ही नहीं है। पहले क्या पूछ रहे हैं आप बताइए। सर नेशनलिटी में एज ए डोमिसाइल यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, आप डोमिसाइल यूज कर सकते हैं, पासपोर्ट यूज कर सकते हैं। हाँ सर, पासपोर्ट नहीं तो डोमिसाइल यूज कर सकते हैं ना। थैंक यू सर। राउंड 1 की सीट सर फिर से राउंड 2 में हम क्लेम नहीं कर सकते सर वो सीट? अगर आपने राउंड 1 की सीट को रिफ्यूज किया है ऑल इंडिया काउंसिलिंग में, तो वो सीट को आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रिफ्यूज किया। ये रूल नया आया है, पहले नहीं था। तो फिल भी नहीं कर सकते उसको? आप क्लेम नहीं कर सकते तो फीस फिल करके बेवकूफ क्यों बनने वाले हो आप, बताओ। आपने गलती से अगर वो कंप्यूटर आपको दिखा दिया, आपने फिलअप कर दिया और बाद में एडमिशन कैंसिल हुआ, तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं। ओके, तो ऐसा काम मत करो। काउंसलिंग देखो, समझो उसको। ठीक है, मैं क्या ठीक है। बोलता हूँ, थोड़ा बहुत अगर आप काउंसलिंग को समझ जाओगे ना, तो ये आपको बेटर सीट मिल सकती है। हाँ ओके सर, थैंक यू। चलिए, अच्छी बात है। ऑल द बेस्ट। सर अगर मुझे एक डाउट था सर, अगर मुझे एक सेम सीट अगर ऑल इंडिया से मिल रहा है और सेम सीट स्टेट से मिल रहा है तो कुछ फर्क होगा? स्टेट में आना चाहिए, स्टेट में आना चाहिए। नहीं सर, कुछ फर्क होगा क्या? ऑल इंडिया से सेम सीट मिल रहा है या स्टेट से सेम सीट मिल रहा है? भाई ऑल इंडिया से ले लो, स्टेट वालों का फायदा होगा बहुत सारा। हाँ सर एक क्वेश्चन है सर, अगर राउंड 2 तक मेरे को कुछ, हाँ पूछिए। कि राउंड 2 में मेरे को सीट मिलती है, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? सर ऑल इंडिया महाराष्ट्र में, अगर मेरे को सेकंड राउंड महाराष्ट्र में सीट मिलती है और ऑल इंडिया में मेरे को कुछ नहीं मिला, तो क्या मैं मॉपअप में जा सकता हूँ ऑल इंडिया? जा सकते हो। चलिए, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। सर एक लास्ट डाउट सर।